हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म करेंगे। इसमें हम दो मेथड सीखेंगे, एक यूजिंग एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले अगर मैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल का एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, तो इंट मेन मैंने लिखा, तीन वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिए, इंट ए बी और एक वेरिएबल लिया मैंने टेम्प। टेम्प मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है उसका टेम्परेरी यूज है, उसके बाद उसका कोई यूज नहीं, तो मैंने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसका वेरिएबल का नाम टेम्प ले लिया। अब सबसे पहले मैंने यूजर से ए और बी की वैल्यू मांगी, तो मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब यूजर जब इस मैसेज को पढ़ेगा तो वो दो वैल्यूज इनपुट करेगा। आप यहाँ पे चाहे तो फॉर्मेट में यहाँ पे एंटर टू इंटीजर्स या कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद अब मुझे इन वैल्यूज को रीड करना है, तो मैंने दो बार %d यहाँ पे लिखा और %a&b मैंने यहाँ पे लिख के दोनों वैल्यूज को रीड कर लिया। ये इनपुट लेने का तरीका, ये सब मैं पहले वेरिएबल्स वगैरह बाकी सब चीज़ें जो है रिलेटेड इसमें यूज हुई हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, तो वो आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको वो भी बेसिक चीज सीखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने दो नंबर यहाँ पे ले लिए ए और बी। तो मैंने क्या किया, अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्यों ना सीधा ऐसा लॉजिक लिख दें ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है सी में। क्यों नहीं है इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। सपोज करिए जब आपने ए बी टेम्प यहाँ पे लिए थे, तो मेरे ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को इस तरह से रैम में मेमोरी एलोकेट हुई थी। तो जब यूजर ने मान लीजिए वैल्यू 5 डाली थी ए की और बी की वैल्यू 6 से डाली थी, तो अब आपके इस पर्टिकुलर जो भी एड्रेस है, मान लीजिए इसका, इस एड्रेस पर आपका 5 स्टोर है और बी के इस एड्रेस पर 6 स्टोर है। तो जब मैं लिखता हूं ए इक्वल टू बी, तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी भी कोई वेरिएबल, किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा हूं किसी वेरिएबल में, तो उसमें स्टोर प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, हट जाती है, और नई वैल्यू पूरी तरह से उसमें कॉपी हो जाती है। तो जब यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल टू बी, तो मेरा ऑलरेडी a में 5 स्टोर है और b में मेरा 6 स्टोर है। तो a इक्वल टू बी लिखने का मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू फैच होगी वहां से रैम से, तो आपके 6 वैल्यू जो थी वो 6 वैल्यू a में स्टोर हुई। तो जो 5 स्टोर था ये मेरा यहां से हट गया, यहाँ पे 6 स्टोर हो गया। तो अब आप अगर देखें रैम में, अगर करंट कंडीशन देखेंगे आप, तो यहाँ पर मेरा a में भी 6 स्टोर है, b में भी 6 स्टोर है। अब कंपाइलर के लिए ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि आपका दो पहले वाले ए वेरिएबल में क्या वैल्यू थी। तो एक तरह से देखा जाए 5 कहीं भी नहीं, आप 5 को कहीं से भी कहीं तक आप रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो मेरे दोनों वेरिएबल में 6 हो गया। तो जब मैंने b इक्वल टू ए लिखा, तो यहां पर भी हुआ क्या, 6 वहां ऑलरेडी स्टोर था, ये 6 वैल्यू फिर से ओवरराइट होकर वहां पे फिर से 6 आ गया। तो अब अगर मैं ए और बी की करंट वैल्यू को उठाता हूं, तो मुझे और 6 मिलेंगे। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह से वेरिएबल एक दूसरे में कॉपी करते हैं, तो हमको ओवरराइट होने का भी ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या हेल्प ली, एक टेम्प वेरिएबल की हेल्प ली। फिर से हम इस एग्जांपल इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 5 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, और हमारे पास एक टेम्प वेरिएबल है जो अभी एम्प्टी है। एम्प्टी वैसे नहीं होता है क्योंकि गार्बेज वैल्यू होती है सब में, तो यहाँ पे हमारे पास, लेकिन अभी हमने खुद से कोई वैल्यू उसमें स्टोर नहीं कराई है, तो हम ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं वो एम्प्टी है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टेम्प इक्वल टू ए। तो यानी कि ए में स्टोर जो भी वैल्यू थी मेरी, मैंने एक तरह से उसकी एक कॉपी, उसका एक रेप्लिका जनरेट कर लिया टेम्प में। तो यानी कि जो 5 वैल्यू थी, ये वैल्यू टेम्प में स्टोर हो गई, तो यहां पर भी मेरा 5 आ गया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने लिखा a इक्वल टू बी। इस बार मुझे ऐसा लिखने से कोई टेंशन नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि b की वैल्यू a को रिप्लेस कर देगी, लेकिन मेरे a की वैल्यू ऑलरेडी बैकअप एज अ बैकअप टेम्प में स्टोर है। तो जब मैंने लिखा a इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू 6 थी, वो 6 वैल्यू a में राइट हो गई, तो यानी कि यहाँ पर 6 हो गया। और इतना भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब मैंने a इक्वल टू बी लिखा, यानी कि मैंने a की वैल्यू को अपडेट कर दिया। a की वैल्यू प्रीवियस 5 थी और अब वो 6 हो गई। तो अपडेट करने के बाद जब मैं इस स्टेटमेंट के बाद अब a की वैल्यू को फैच करूंगा, तो मुझे वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, ना कि प्रीवियस वैल्यू। तो जब मैंने लिखा a इक्वल टू बी, अगला स्टेटमेंट मैंने लिखा b इक्वल टू टेम्प। तो b इक्वल टू टेम्प का क्या इफेक्ट पड़ेगा देख लेते हैं। तो b में मेरे 6 स्टोर है, मुझे उस वैल्यू से मतलब नहीं कि क्या स्टोर है, लेकिन क्या वैल्यू में ला रहा हूं, मुझे उस वैल्यू से मतलब है। तो टेम्प में इस वक्त 5 स्टोर है, तो 6 ओवरराइट होकर यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगी। आप अगर डायग्राम की हेल्प से समझ सके, तो आप देखें कि वैल्यू ऑलरेडी स्वैप हो चुकी है, जहां 5 था वहां 6 आ गया, जहां 6 था वो 5 आ गया। तो इस स्टेटमेंट के बाद अगर मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं, अच्छा होगा कि आप एक बार वैल्यू को स्वैप करने से पहले प्रिंट कराएं और एक बार स्वैप करने के बाद प्रिंट कराएं। तो सेम स्टेटमेंट जब आप लिखेंगे, तो आपको ऊपर मिलेगा 5 6, लेकिन यहाँ पर जब आप मिलेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 6 और
5। तो थर्ड वेरिएबल की हेल्प से फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसको रिटर्न 0 लिख के मेन को क्लोज कर सकते हैं। तो थर्ड वेरिएबल की हेल्प से 2 नंबर को स्वैप करने का ये लॉजिक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, मान लीजिए मैं थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं यहां से टेम्प को हटा देता हूं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किसी भी टेम्प को हटा देते हैं डायग्राम में से भी, इसको फिर से एम्प्टी कर लेते हैं एक बार फिर से। अब मैंने यहाँ पे जो लॉजिक है इस लॉजिक को भी मैं इसमें से हटा देता हूं। मैं आपको बिना थर्ड वेरिएबल को यूज करे जो लॉजिक बताऊंगा उस लॉजिक को आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जब यूजर ने फिर से वैल्यू मांगी थी ए और बी की, यहाँ पे इसने मांगी, तो मान लीजिए यूजर ने फिर से 5 और 6 स्टोर कराया। इस बार जो मैं लॉजिक है उसमें मैं टेम्प यूज नहीं करूंगा, उसका लॉजिक है ए इक्वल टू ए प्लस बी मैंने स्टोर कर लिया। तो ए इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद मैंने लिखा बी इक्वल टू ए माइनस बी और ए इक्वल टू ए माइनस बी। ये मैंने, देखिए आप इस पर कहीं पे भी कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं है, ए और बी के हेल्प से ही हमने पूरा स्वैपिंग परफॉर्म किया है। अब ये लॉजिक काम कैसे कर रहा है इसको समझिए। सबसे पहले देखिए ए और बी की वैल्यू 5 और 6 आ चुकी है, यूजर ने दे दी है। फिर उसके बाद मैंने ए में क्या करा, ए और बी का सम स्टोर कर लिया, यानी कि 5 प्लस 6 और वो स्टोर कर लिया ए में, तो यानी कि ये 5 हट जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 11। ठीक है, अब उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेट में आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू लास्ट अपडेट हुई होती है वही फैच होती है। तो अगर मैं इस बार फिर से ए को यहाँ पे यूज कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा ए की 5 वैल्यू नहीं आएगी, ए की अपडेटेड वैल्यू जो कि 11 वो आएगी। तो अब ये अगर ये इस इक्वेशन देखूं तो मैं ये बन गया ए माइनस बी, यानी कि ए की करंट वैल्यू क्या है 11 और बी की अभी वैल्यू क्या है 6। तो 11 माइनस 6 हुआ 5, तो 5 किस में स्टोर हो गया, बी में। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्टोर हो गया मेरा। तो अभी करंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ए में 11 स्टोर है और बी में 5 स्टोर है। अगर आप देखें डायग्राम तो आपके बी की वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो इस तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अब ए की करंट वैल्यू है 11, तो ए की करंट वैल्यू 11 और उसके बाद बी की करंट वैल्यू, आप देखिए अपडेटेड वैल्यू, हमेशा अपडेटेड वैल्यू को उठाइए, इस बात का ध्यान रखिए। तो बी की करंट वैल्यू हो गई 5, तो 11 माइनस 5 हुआ 6, तो 6 स्टोर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 भी हट गया, यहाँ पे स्टोर हो गया 6। तो आप देख सकते हैं कि 5 के बदले पहले 11 होता फिर 6 हो गया, तो ए की 5 के बाद 6 होगी वैल्यू और बी की 6 के बाद 5 वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर ये आपका एक लॉजिक हो गया। इसके बाद इस प्रोग्राम को आप पूरा एंड कर सकते हैं। एक तीसरा लॉजिक मैं इसमें बता देता हूं, जिसमें केवल आप क्या कर सकते हैं, यहां पे तो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज किया था, आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। केवल क्या करिए, a इक्वल टू ए इंटू बी लिख दीजिए, b इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी लिख दीजिए, फिर a इक्वल टू अगेन ए डिवाइडेड बाई बी लिख दीजिए। तो देखिए ये लॉजिक भी वैसे ही काम करेगा। इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर मैंने फिर से 5 ले ली मान लीजिए इनिशियल वैल्यू और 6 ले ली जो कि यूजर ने वैल्यू डाली थी। तो अब हम बात करते हैं अगर पहले वाले स्टेटमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, a इंटू बी, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू 5 इंटू 6, तो यहां पर हमारा a में ओवरराइट हो गया 5 इंटू 6, यानी कि 30 स्टोर हो गया मेरा। उसके बाद a डिवाइडेड बाय b, यानी कि b की वैल्यू में a डिवाइडेड बाय b, a की करंट वैल्यू है 30 और b की करंट वैल्यू है 6। तो हम देखें तो इसका आंसर आएगा 5। तो हमें इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर का भी आंसर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 6 आपका यहाँ पर 5 टाइम्स गया, तो 5 स्टोर हो गया बी में, तो यहाँ पर बी आपका 5 से अपडेट हो गया। अब इसके बाद करंट वैल्यू ए की अभी भी 30 है और डिवाइडेड बाय बी की करंट वैल्यू लेकिन 5 हो चुकी है, तो ये आया 6, तो आपका 30 के बदले 6 स्टोर हो गया। तो ए की आपकी लास्ट वैल्यू हो गई 6 और बी की लास्ट वैल्यू हो गई आपकी आफ्टर स्वैपिंग 6 एंड 5। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 मेथड पढ़े, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल जिसमें मैंने आपको टेम्प वेरिएबल यूज करके सिखाया, एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जिसमें मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प से और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हेल्प से स्वैपिंग करना सिखाया। तो आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं 2 नंबर को स्वैप करने के लिए। थैंक यू।